एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अंसारुल हक। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं और ख़ास तौर से टिकटों को लेकर के तरह तरह के दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। ऐसे में मोतिहारी से एक बहुत बड़ी खबर है। मोतिहारी के जो मौजूदा सांसद हैं राधा मोहन सिंह, उन्होंने आज एक बहुत अहम बयान दिया है और उनके इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है, जिसको लेकर के काफ़ी राजनीतिक तापमान इन दिनों चंपारण का बढ़ा हुआ है। सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। आगामी लोकसभा चुनाव में मोतिहारी सीट पर अब लगभग यह तय हो गया है कि बीजेपी के अगले उम्मीदवार मौजूदा सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह नहीं होंगे। यह बात हवाबाजी नहीं बल्कि खुद उन्होंने ही मोतिहारी में आयोजित एक सभा में अपने संबोधन के दौरान कही है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि सांसद राधा मोहन सिंह ने क्या कुछ कहा है। कि मैंने पिछले चुनाव में कहा था कि मेरी अंतिम चुनाव और आपसे विनती करता हूं कि मैं उस मोड में नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी इसी मंच पर ऊपर बैठा या नीचे बैठा जो हमारा नेता है, इसी में से कोई चुनाव लड़ेगा। मुझे विश्वास है कि आप जाति विजाति मजहब से ऊपर उठकर मोदी को मजबूत बनाने के लिए उनकी मदद करेंगे। इसी विनती के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। यह बात आज उन्होंने मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में बीजेपी द्वारा आयोजित उद्यमी सम्मेलन में कही है। उनके बयानों से यह स्पष्ट है कि आगामी लोकसभा चुनाव वे नहीं लड़ने जा रहे हैं, बल्कि वे किसी अन्य उम्मीदवार को सहयोग करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे पिछले चुनाव में ही कह दिए थे कि यह उनका आखिरी चुनाव है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन भी पहुंचे थे। हालांकि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि चंपारण को लेकर फैसला बिना राधा मोहन सिंह के नहीं हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भाजपा के आज के इस कार्यक्रम ने तय कर दिया है कि मोतिहारी सीट को लेकर पार्टी की रणनीति क्या है। इसके साथ ही उन कयासों पर भी लगभग विराम लग गया है जिसमें राधा मोहन सिंह को आगामी लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने की बात कही जा रही थी। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल तो यह है कि अगर राधा मोहन सिंह नहीं तो दूसरा कौन। सवाल इसलिए कि चंपारण के कुछ ऐसे विधायक जिनके नामों की चर्चा हो रही थी, उन नामों पर तो पहले ही विराम लग गया था, जिसमें पार्टी द्वारा किसी विधायक को सांसद का टिकट नहीं दिए जाने की बात कही गई थी। इन सब के बीच आगामी लोकसभा चुनाव में मोतिहारी सीट पर बीजेपी से कौन आते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। जाहिर सी बात है, इस तरह के जो कयास लगाए जा रहे थे कि राधा मोहन सिंह को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आखिरकार उन्होंने जो है उन तमाम कयासों पर स्वतः पूर्ण विराम लगा दिया कि वे चुनावी रेस से खुद को बाहर अपने आप को रख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, बहुत सारे सवाल हैं, क्या राधा मोहन सिंह जी का ये पॉलिटिकल एक स्टाइल है, या फिर अगर राधा मोहन सिंह मोतिहारी सीट पे चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर दूसरा कौन। यह सवाल बहुत अहम है और इन सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ जो खास मेहमान बैठे हैं, चंपारण के एक वरिष्ठ पत्रकार और एसटीवी न्यूज़ के कंसल्टिंग पॉलिटिकल एडिटर शशि शेखर जी। शशि शेखर जी, बहुत स्वागत है आपका। और आज का जो राधा मोहन सिंह जी का जो बयान आया है, सबसे पहले तो हम आपसे वही जानना चाहेंगे, उनके बयानों को आप किस रूप में देख रहे हैं। देखिए, किसी भी राजनीतिक बयान के वो अर्थ नहीं होते जो आपको सुनने में और समझने में आता है। वो कोई भी बयान है, वो बयान उसके कई अर्थ हो सकते हैं। तो अगर हम पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के संदर्भ में उनके इस बयान को थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करें तो आपने जैसा पहले कहा, रिपोर्ट में भी बताया कि चूंकि इस बार दिल्ली में भी देखा गया है कि 7 में से 4 या 5 टिकट जो है वो काट दिया गया और कई जगह इस तरह से खबरें आ रही हैं। बिहार को लेकर भी इस तरह की खबर है कि फिर जो इनका अपना एक एज का जो बार बना हुआ है, उसकी वजह से बिहार की 3 सीटें पूर्वी चंपारण, शिवहर और बेगूसराय के जो मौजूदा सांसद हैं वो उस एज बार में आते हैं कि उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ सकते, जो उनका नियम था। लेकिन ये कोई
ब्रह्म नियम नहीं है, कोई बहुत थंब रूल नहीं है कि इसको माना ही जाए। लेकिन ये कयास तो कयास होते हैं। अब कयास तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं है कि भाई और चूंकि राधा मोहन जी काफ़ी वरिष्ठ नेता है, न सिर्फ पूर्वी चंपारण के लिहाज से बल्कि बिहार के भाजपा की राजनीति के लिहाज से और कुछ हद तक उत्तर भारत के जो हिंदी बेल्ट की राजनीति है उस लिहाज से भी। और खुद उन्होंने कहा इस बयान में कि वो 9 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 6 बार चुनाव जीते हैं। तो आमतौर पे जब एक नेता वरिष्ठ नेता हो जाता है, जैसा कि वो है, वरिष्ठ नेता है, कई लोग उनको चंपारण का या बिहार का विश्व पितामह कहते हैं, तो इससे कोई मतलब इनकार नहीं है कि वो वरिष्ठ है, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, काफ़ी शिद्दत से उन्होंने अपनी पार्टी की सेवा की है। आपको भी ये अंदाजा होगा और हम लोगों को भी पता है, चंपारण के लोगों को भी पता है कि पिछले 6 महीने से या 1 साल से, खास करके मेयर इलेक्शन के बाद से ये काफ़ी चर्चाएं चल रही थी कि क्या राधा मोहन सिंह जी फिर चुनाव लड़ेंगे। मतलब दोनों बातें थी कि क्या उनको टिकट मिलेगा या क्या वो खुद चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो बयान है कि ये एक बड़ा मैच्योर्ड बयान है मैच्योर्ड नेता का कि मैं टिकट जैसी चीज़ों की रेस में नहीं हूँ, हमें अपने शीर्ष नेतृत्व को मजबूत करना है और इस बहाने वो अपने सभी लोगों, अपने मतलब जो सेकेंड लाइन थर्ड लाइन की जो लीडर्स हैं बीजेपी के, उनको भी ये मैसेज दे रहे हैं राधा मोहन सिंह अपने इस बयान से कि लड़ना आप ही में से किसी को है, लेकिन लड़ना आपस में नहीं है। एक तरफ जो कयास लगाए जा रहे थे वो कि टिकट उनको इस बार नहीं दिया जाएगा, तमाम जो परिस्थितियां थी, जो उनके जो विरोधी हैं वो जो है हवा बना रहे थे इस सिलसिले में, ऐसे में इनका एक बयान भी आया है। तो क्या जो है टिकट मिलता ना देख उनका ये बयान आया है या फिर वो इन बयानों के ज़रिए अपने आप को सेफ जोन में लाना चाहते हैं कि भाई टिकट मिले तो भी अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा? ये राधा मोहन सिंह जैसे कद के नेता के लिए ये कहना थोड़ा मुझे लगता है ज्यादती होगी उनके साथ। क्यों? क्योंकि राधा मोहन सिंह ने बिहार, खासकर उत्तर बिहार में चंपारण की अगर हम बात करें तो उस वक्त में भी 2015 के महागठबंधन की आंधी में भी भाजपा को यहाँ से जिताया और जो 11 सीटें उसमें से शायद 8 या 9 सीटें मतलब बीजेपी ने जीते। मतलब बीजेपी एक मजबूत गढ़ बना हुआ है उत्तर बिहार में। अगर आप पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर तीनों लोकसभा, शिवहर को भी जोड़ लीजिए इसमें, तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान राधा मोहन सिंह का है। और ऐसे नेता के लिए टिकट जैसी चीज वाकई बहुत छोटी चीज है। और मैं कह रहा हूं कि उन्होंने ये बयान देकर उन कयासों पर विराम लगाने की कोशिश की है, जवाब देने की कोशिश की है कि आप ये मत सोचिए कि मुझे टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, टिकट देने का काम शीर्ष नेतृत्व का है। मेयर चुनाव की अगर बात कर लें, जिला परिषद चुनाव की, राधा मोहन सिंह एक समय विश्व पितामह थे, नो डाउट। आपने तमाम जो पिछले इलेक्शन की विधानसभा चुनाव की बात की और लगातार कई मौक़ों से देखा गया है कि टॉप से लेकर बॉटम तक बीजेपी के लोग हुआ करते थे, लेकिन आज परिस्थितियां वैसी नहीं है, क्योंकि आज जो है मेयर का पद भी जो है बीजेपी से बाहर हो चुका है, बीजेपी के लोग वहाँ नहीं हैं, जिला परिषद में भी बीजेपी के लोग नहीं हैं। तो ऐसे में एक जो गट्स जो है राधा मोहन सिंह का वो खिसकता हुआ नज़र आया, कि वो जो उनका प्रभाव था वो कमज़ोर होता हुआ नज़र आया। और इन्हीं सब बातों के मद्देनज़र उनके अपने लोग भी नाराज़ हुए। अगर ख़ास तौर से पवन जायसवाल की बात हो तो जो है हम ये कहना चाहेंगे, न्योता चुमावन की बात बहुत सारी हुई थी। तो ऐसे में क्या कहीं ना कहीं जो राधा मोहन सिंह जी की पकड़ थोड़ी सी ढीली पड़ी चंपारण में या उनकी यहाँ के स्थानीय राजनीति में, कहीं ना कहीं उस वजह से तो जो है इस तरह की बातें नहीं देखिए, मैं मुझे ऐसा नहीं लगता। हालांकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि ऐसा हुआ। घटनाक्रम ये है कि मेयर का चुनाव हो, एमएलसी का चुनाव हो या फिर जिला परिषद का चुनाव हो, यहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो उनके खिलाफ जाती थी। लेकिन ये लोकसभा का चुनाव है और दोनों में बड़ा अंतर है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ कि बिहार की राजनीति में जो पिछले 1 साल में हुआ है, नीतीश कुमार ने जो मास्टर स्ट्रोक खेले,
चाहे मतलब ये गठबंधन सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, अकेले नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने मिलकर जो ओबीसी कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज किया, ओबीसी समेत जो पूरे आरक्षण के लिमिट को 75% तक करने का काम किया, उसके बाद जो लाखों भर्तियां हुई, शिक्षक भर्तियां हुई, जिसमें तेजस्वी यादव का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, स्टेक है, नीतीश कुमार का भी है। तो भाजपा के लिए तमाम अपने मुद्दों के बाद भी आप इस बात को थोड़ा समझिए कि राम मंदिर का उद्घाटन होना, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हो जाना, बावजूद इसके बिहार में भाजपा के लिए नीतीश अगर जरूरी है तो नीतीश जरूरी नहीं है, मजबूरी है। और क्यों है? क्योंकि पिछले 1-2 साल में महागठबंधन की जो 17 महीने की सरकार थी, उसने यहाँ के पूरे इलेक्टोरल जो नैरेटिव होता है ना, उसको बदल के रख दिया था। ओबीसी पॉलिटिक्स को, इसको मंडल पार्ट 2 कहा जाने लगा था। कमंडल वर्सेस मंडल पार्ट 2 की बात होने लगी थी। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है जब बीजेपी का हाईकमान ये डिसीजन लेता है, और जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है कि जो लोकल यहाँ का लीडरशिप है बीजेपी का, वो बहुत खुश नहीं था कि आप नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन उनके खुशी और उनकी राय को दरकिनार करते हुए टॉप लीडरशिप ने अगर नीतीश कुमार के साथ जाना स्वीकार किया, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की मजबूरी है। इस वजह से अब हम उसको जोड़ते हैं राधा मोहन सिंह जी से कि आप राधा मोहन सिंह जी का टिकट इस वजह से सिर्फ नहीं काट सकते हैं कि उनका एज हो गया है, या इस वजह से नहीं काट सकते हैं कि मेयर का चुनाव में रिजल्ट वैसा नहीं आया, या जिला परिषद के चुनाव में। ये तो यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स है। लोकल पॉलिटिक्स में जैसा कि आपने पवन जायसवाल जी का नाम लिया, उन्होंने बड़ा अच्छा एक टर्म मेरे ही साथ साझा किया था, अजूबा गठबंधन। और वाकई एक जर्नलिस्ट के तौर पर आपको भी और मुझे भी ये लगा बार बार कि बिहार में एनडीए महागठबंधन के साथ है या महागठबंधन एनडीए के साथ है। चंपारण में, माफ कीजिए, बिहार में नहीं, चंपारण में एनडीए की राजनीति महागठबंधन के खिलाफ है या साथ में है, या महागठबंधन की राजनीति एनडीए के खिलाफ है या साथ में है, जिसको पवन जायसवाल अजूबा गठबंधन कहते हैं। तो इस तरह के अजूबे गठबंधन कभी कभार स्थानीय राजनीति में होते हैं। अजूबे गठबंधन, शशि जी, सवाल इसलिए रेज होंगे कि वो एक अजूबा गठबंधन की बात तो सामने आई, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो जो एक एपिसोड हुआ अभी उसका पटापेक्ष नहीं हुआ। वो जो सड़ाने गलाने वाले जो बयान आए थे और दोनों तरफ से कमान जो है खींच लिए गए थे, तो ऐसे में वो उसका तो पटापेक्ष हुआ नहीं। राधा मोहन सिंह जी के साथ पवन जायसवाल तो कभी किसी मंच पे उसके बाद नजर नहीं आए। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो घटना थी या वो जो एक कसमकस हुआ था, वो सिर्फ चंपारण का नहीं था। उस समय जिला प्रदेश अध्यक्ष कौन थे आप याद कीजिए, संजय जायसवाल। और एक कहीं ना कहीं ये हुआ था, मतलब उसको कास्ट लाइन पे अगर आप देखना चाहें, जातीय वर्चस्व के हिसाब से एक पार्टी के भीतर, भाजपा के भीतर ही, तो शायद आप उसको और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि जो अध्यक्ष थे वो और जो राधा मोहन सिंह जी का उत्तर बिहार में अपनी राजनीतिक पकड़ है, वो उस दो चीज के बीच भी एक कसमकस था। तो ऐसा भी हो सकता है इन बयानों के बहाने जो है वो नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हो अपने विपक्षियों का या अपने समर्थकों का। नब्ज टटोलने की कोशिश है, हो सकती है। दूसरा एक मैसेज अपने लोगों के लिए है, सेकेंड लाइन थर्ड लाइन के जो दावेदार है, या ऐसे भी लोग जो सेकेंड लाइन से अब फर्स्ट लाइन में आना चाहते हैं कि भाई ठीक है, मैं अभी हूँ, कहीं गया नहीं हूँ। एक जो है सवाल और बहुत अहम है कि वो है कि राधा मोहन सिंह अगर नहीं तो दूसरा कौन। ये तो मैंने शुरू में कहा आपको कि भाजपा के पास इस चीज़ की कमी नहीं है। मतलब एक कहते हैं ना कि एक किशन पटनायक जी थे, उड़ीसा के बड़े समाजवादी नेता, उन्होंने कहा था कि दुनिया विकल्पहीन नहीं है। जैसे आमतौर पर लोग पूछते हैं मोदी नहीं तो कौन, अरे कोई भी हो सकता है भाई, देश का अपना सिस्टम है। वो तो ठीक है, बीजेपी का तो अपना स्टाइल है चुना अपने कैंडिडेट्स को चुनने का, लेकिन एक जो है यहाँ पे हम लोग इस बात पे तो चर्चा कर ही सकते हैं, क्योंकि विधायकों को तो मिलने से रहा,
क्योंकि स्पष्ट इस संदर्भ में कहा गया है कि विधायक चुनाव नहीं लड़ेंगे बीजेपी के, तो फिर जो 2-3 विधायकों के नाम की जो चर्चा हो रही थी यहाँ पे, उसके अलावा अब फिर विकल्प बचता क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि जब भाजपा का स्टाइल ये है कि वो सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़वा सकती है, तो वो विधायकों को भी सांसदी का चुनाव लड़वा सकती है। ये कहने के लिए नियम कानून होते हैं, लेकिन उसका सख्त एकदम 100% पालन हो कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए मुझे इस पे विश्वास फिलहाल नहीं है कि उन्होंने एक नियम बना दिया कि विधायक सांसद का चुनाव। कुछ नाम आप सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन ऐसे नाम है, कौन ऐसे नाम है जिस पे मुहर लग सकती है भविष्य में? भाजपा के साथ एक अच्छा प्लस पॉइंट है कि उसके पास सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन में बहुत सारे मैं जानना चाह रहा हूँ सेकेंड लाइन। अगर आप नाम मुझसे सुनना चाहते हैं तो मैं गिना देता हूँ। इसमें बहुत सारे लोग हैं, इनके पास बहुत मतलब अनुशासित, समर्पित कार्यकर्ताओं की एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। 2-4 ही बता। मैं उसमें नाम बोल सकता हूँ। पवन जायसवाल जैसे युवा लोग हैं जो भाजपा का चेहरा हो सकते हैं आने वाले दिनों में। मोतिहारी से क्यों नहीं हो सकते हैं? मैं पूर्वी चंपारण लोकसभा की बात ही कर रहा हूँ। वो युवा है, अभी एनर्जेटिक है और अभी उनके पास काफ़ी टाइम है, तो हो सकता है कि बीजेपी उन पर भरोसा करे, आगे उनको लेकर आए। आपके पास बीजेपी के पास अखिलेश सिंह जैसे एक बहुत पुराने कद्दावर नेता है। कद्दावर न भी कहे तो एक बड़े समर्पित और पुराने नेता है, जो जिनके पास बिहार प्रदेश स्तर पर कुछ जिम्मेवारियां थी और मुझे नहीं मालूम कि किसके इशारे पर या किसके संकेत पर वो पिछले 3-4 महीनों से वो वहाँ से इस्तीफा देकर और पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में रथ यात्रा कर रहे हैं। तो वो भी एक उम्मीदवार है। सचिंदर सिंह का भी नाम कई बार सुना गया कि वो भी है। मैं आपको बताऊं, जो जिस कार्यक्रम में राधा मोहन बाबू ने ये बात कहा, उस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, उद्योग बिहार भाजपा उद्योग प्रकोष्ठ के जो संयोजक है मयंकेश्वर सिंह, पूर्वी चंपारण के ही रहने वाले हैं, कल्याणपुर विधानसभा से आते हैं और काफ़ी यंग एनर्जेटिक, मैं उनको जानता हूँ। दिल्ली से यहाँ तक काफ़ी मतलब शिद्दत से गोवंश प्रकोष्ठ में थे पहले, वो भाजपा के राष्ट्रीय उसमें, अभी वो बिहार में है। तो इनके पास नेताओं की कमी नहीं है। राणा रणधीर सिंह है, बहुत सारे लोग हैं। अब ये तय करना है हाईकमान को कि वो किसको दे टिकट, या वो राधा मोहन सिंह जी को ही दे टिकट। तो बीजेपी इस मामले में बहुत। एक और नाम जिसकी चर्चा दबे जुबान में या खुल करके लोगों के बीच होती रहती है, राकेश पांडे। हाँ, उनका नाम भी हम लोगों ने सुना था कि वो भी है और बाकायदा वो तो शायद उसके बीजेपी के ओवरसीज किसी विंग के अध्यक्ष भी हैं, तो उनका नाम भी है, बिल्कुल है। एक युवा उद्योगपति के तौर पे लोग कह रहे हैं कि उनकी भी दावेदारी है और भाजपा के बड़े नेताओं के साथ उनको काफ़ी निकटता के साथ उठते बैठते देखा गया है। लेकिन जो अगर मुझे फिर वही लगता है, अगर हम समअप करें इस पूरे डिस्कशन को, तो भाजपा को अगर कोई रिस्क नहीं लेना है। एक सवाल का और हम आपसे जवाब हम इम्पोर्टेंट जानना चाहेंगे जी, कि ये बात के भी आसार हैं, लोगों का ये कहना है कि जो भी कैंडिडेट होंगे राधा मोहन सिंह के अलावे अगर बीजेपी के मोतिहारी सीट से, तो उस वो जो कैंडिडेट होंगे वो राधा मोहन सिंह जी की छत्र छाया वाले होंगे। देखिए, फिर इसका मतलब तो ये हो गया ना कि शीर्ष नेतृत्व ये कहेगा कि हम आपको टिकट नहीं दे रहे हैं और आप बताइए कि अब किसको टिकट देना है। तो मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व को राधा मोहन सिंह इन सीट पे राधा मोहन सिंह की चॉइस को जो है ये करना जो है आसान होगा क्या? बीजेपी का ये मोडस ऑपरेंडी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति से सिर्फ पूछ कर और वो टिकट फाइनल कर ले। वो बड़ा मैक्रो एनालिसिस, ग्राउंड लेवल पर वो लोग एनालिसिस करते हैं, सर्वे कराते हैं और उनके सर्वे करने वाले कई संगठन हैं, कई मातृ संगठन हैं, कई और लोग हैं, कई ऑब्जर्वर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राधा मोहन जी कहेंगे कि इनको टिकट दे दीजिए और शीर्ष नेतृत्व उनको टिकट दे देगा। वो एक अलग खेल है कि वो क्या फीडबैक यहाँ से गया है शीर्ष नेतृत्व के पास थ्रू राधा मोहन सिंह या थ्रू वेरियस चैनल। मैं वेरियस चैनल कह रहा हूँ, उसमें बीजेपी के अपना संगठन, मातृ संगठन, आरएसएस जैसा संगठन और
एक और हम आपसे ये डिस्कस करना चाहेंगे कि शाहनवाज हुसैन को यहाँ का ऑब्जर्वर बना करके भेजा गया था। आज शाहनवाज हुसैन जो है उस कार्यक्रम में भी मौजूद थे। उन्होंने दो लोगों की बहुत खुल करके तारीफ़ की, राधा मोहन सिंह और यहाँ के जो मोतिहारी के विधायक हैं स्थानीय प्रमोद कुमार। तो एक ऑब्जर्वर जो है नहीं, जो तारीफ कर रहे हैं, नहीं वो ऑब्जर्वर के नाते नहीं बोल रहे थे। तो क्या ऑब्जर्वर तो है यहाँ पे उनको भेजा गया, ऑब्जर्व तो उन्होंने किया, लेकिन कटसी हो या बहुत सारे लोग थे, लेकिन इन लोगों की दो नामों की जो है तारीफ की उन्होंने। तो क्या प्रमोद कुमार भी हैं रेस में? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो अभी इस रेस में है। और आप जैसा कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन की बात, तो शाहनवाज हुसैन ऑब्जर्वर है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जिसकी तारीफ कर रहे हैं उसको टिकट मिलने जा रहा है। ऐसा नहीं होता है, राजनीति में ऐसा नहीं होता है। तो बनाया जाता है पहले से। नहीं, माहौल की भी बात नहीं है, ये एक बहुत सिंपल कर्टसी की बात है कि आप जिस शहर में आए हैं वहाँ के विधायक, वहाँ के सांसद को आपको रिस्पेक्ट देना ही चाहिए, दे ही रहे हैं। और वो शाहनवाज हुसैन उनके जूनियर लीडर हैं राधा मोहन सिंह के, तो इस नाते भी उनको देना है। लेकिन इससे ये संकेत निकालना कि उन्होंने इनकी तारीफ की तो इनको टिकट मिल जाएगा, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाजपा में टिकट देने का जो काम होगा वो यहाँ से गए फीडबैक के आधार पर ही होगा। वो फीडबैक राधा मोहन जी का भी होगा, वो फीडबैक और अलग अलग चैनल्स का भी होगा। और सबसे बड़ी चीज़ विनेबिलिटी होती है, जो जीतता हुआ दिखेगा उसको टिकट दिया जाएगा। दादा, एक आखिरी सवाल भी आपसे हम इस मुद्दे पे डिस्कस कर लेना चाहेंगे कि राधा मोहन सिंह इन दिनों काफ़ी एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं। लगातार शिलान्यासों का दौर जो है चल रहा है, और वो जिस तरह से चुनाव की तैयारियां होती है उस हिसाब से वो नज़र आ रहे हैं, उस मूड में नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक तरफ जो है वो ये भी कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है ना। तो ये थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं आप जो कयास लगा रहे हैं तो उस तरफ भी तो इशारा नहीं है। किस तरफ? हो सकता है कि राधा मोहन सिंह जी जो है नब्ज टटोलने के लिए ये बयान दिए हों। अब देखिए, बयान होता ही इसीलिए है कि हम, देखिए होता क्या है ना कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, बुद्धिमान या उसको हम ऐसे कहें कि जो ज़्यादा परिपक्व लोग होते हैं, वो कई बार चीज़ों को क्लियर न करके भ्रम की स्थिति बना के रखते हैं कि आप भ्रमित रहिए। भ्रमित रहने में ही आपकी भलाई है कि इनको भी टिकट मिलेगा या इनको मिलेगा, किसको मिलेगा, इनका कटेगा, और लास्ट तक किसी को कुछ पता न चले और हम और आप मीडिया के लोग बैठ के उस पर चर्चा करें। आजकल ऐसे भी बीजेपी में सूत्रों से खबरें नहीं आती हैं, तो हम लोग बस बयान को थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोगों ने डिकोड किया कि लेकिन ऐसा सिचुएशन तो पहले कभी नहीं रहा। राधा मोहन सिंह के नाम के आगे किसी दूसरे की चर्चा ही नहीं रही, खास तौर से जितना इस चुनाव में हो रहा है और बहुत पहले से हो रहा है। इधर में राधा मोहन सिंह जी का बयान भी आ जाता है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये हो सकता है कि विपक्ष की ही साजिश हो या अपने ही लोगों की साजिश हो कि इनको रिटायर्ड घोषित कर दिया जाए ताकि दूसरे लोगों का नंबर आए, इसीलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया। अब देखिए, मैं इस बयान को मैं चाहता हूं कि हम इसको समअप करें अब, और इस बयान को मैं तो कहूंगा राधा मोहन जी से कि वो अपने श्रद्धेय नेता जो हम सब लोग के लिए भी काफ़ी रिस्पेक्टेबल हैं रहे हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से उनको सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने कहा था कि न टायर्ड हूँ न रिटायर्ड हूँ, ठीक है, और हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, नहीं नई न्यू। वाजपेयी जी ने यह कहा था कि न टायर्ड हूँ न रिटायर्ड हूँ और हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो आपने खुद कहा कि ऐसे बयान के बावजूद भी इस वक्त राधा मोहन सिंह जी पूरे चुनावी मोड में दिख रहे हैं। चरखा पार्क चले जाइए, तमाम जगह जो अभी शिलान्यास और तमाम चीज़ें हो रही है, तो मुझे वो ना टायर्ड दिख रहे हैं ना रिटायर्ड दिख रहे हैं, और ना मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रन छोड़ने की मुद्रा में है। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे सारे लोग भ्रमित रहे, मुझे ऐसा ही लगता है। बाय द वे, अंततः शीर्ष नेतृत्व अगर कुछ चौंकाने वाला डिसीजन लेता है, तो जैसा कि आपका सवाल था कि ये नहीं तो कौन, तो दुनिया विकल्पहीन नहीं है, बहुत सारे विकल्प है भाजपा के पास, नाम हम लोगों ने चर्चा की।
देखिए क्या होता है आगे। चलिए शशि शेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दर्शकों, आज हम बात कर रहे थे कि राधा मोहन सिंह जी ने जो आज बयान दिया है उसके क्या मायने हो सकते हैं। तो यह डिबेट कैसी लगी आपको, आप हमें ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।